नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका अपना एम के चतुर्वेदी एम के सर और आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माय डियर, आज का सेशन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है और ये विशेषकर आपके जल्द ही लाइव बैच शुरू किया जाएगा जो आपके फर्स्ट ग्रेड और आपके लैब असिस्टेंट जो वैकेंसी राजस्थान में हाल ही में आने वाली है। गवर्नमेंट ने जब शिक्षा विभाग में पदों का जब सर्वे करवाया गया तो उसमें बहुत सारे पद आपके लैब असिस्टेंट के रिक्त हैं और साथ के साथ में फर्स्ट ग्रेड के आपके 21,000 से अधिक पद हैं। तो संभावित तौर पे राजस्थान में अगर फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आती है तो लगभग 1,000 प्लस पद आपके भूगोल के रहेंगे और लैब असिस्टेंट में समथिंग आपके 300 से 400 पद लैब असिस्टेंट के आएंगे। अगर सिलेबस की तुलना की जाए तो सिलेबस का दोनों का ही सिलेबस समानांतर है। तो मतलब यहाँ पर अगर आप अच्छे से कंप्लीट तैयारी कर लेते हो तो आप किसी न किसी वैकेंसी में सेलेक्ट हो सकते हो। उससे पहले आपको कुछ डेमो क्लासेस दी जा रही हैं, आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। जो भी विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहे, ज्वाइन करने के लिए आपको हमारा एप्लीकेशन है तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन हमारा पढ़ाई 360 के नाम से है और हमारी एकेडमी के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9694164171। मेरे जो नंबर हैं वो हैं 9785241695। अगर मेरे से आप बात करना चाहते हो और आप जो भी क्वेरी है उसको क्लियर करना चाहते हो। चलो अब मेरी वॉइस क्लियरली आएगी। सबसे पहले आपने देखा कि सर वायु दाब, आज का हमारा टॉपिक है वायु दाब और दाब पेटियां। वायु का दबाव किस प्रकार से पृथ्वी पर रहता है, लेकिन उससे पहले आपको वायुमंडल को समझना होगा। तो मैंने जब आपको पिछली क्लासेस में जब मैं आपको वायुमंडल की संरचना और संगठन के बारे में बता रहा था तो मैंने भली भांति आपको समझाया भी था पहले। अगर आपको किसी विद्यार्थी को याद हो कि सपोज करो ये आपकी अर्थ है, अर्थ के ऊपर वायुमंडल की परतें होती हैं। तो जैसे फर्स्ट परत आपकी इस प्रकार से, ये आपकी फर्स्ट लेयर है, ये वायु मतलब पृथ्वी के ऊपर ये फर्स्ट लेयर है। उसके बाद ये आपकी सेकंड लेयर है, उसके बाद ये आपकी थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर के बाद ये आपकी फोर्थ लेयर है और ये आपकी 5 लेयर है। तो वायुमंडल की जो भौतिक संरचना है जो हमें दिखाई देती है वो 5 परतों के रूप में दिखाई देती है। वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। ज्योग्राफर्स यहाँ पर ये बताते हैं कि वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है, निचली परत का अर्थ ये है कि जो हमारी पृथ्वी के पास में है और जिसको हम देख पाते हैं, उस परत का नाम क्या है। आप बेसिकली पूछ सकते हो सर इस परत का नाम क्या है, तो इसे क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे क्षोभ मंडल कहा जाता है।
क्षोभ मंडल के ऊपर जो आपकी परत है उसे समताप मंडल कहते हैं। इसी समताप मंडल में आपका ओजोन मंडल है जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करता है। समझिएगा कॉन्सेप्ट को। समताप जस्ट ऊपर जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको मध्य मंडल मिलेगा। उसके बाद आपको आयन मंडल मिलेगा, जैसे आयनोस्फीयर कहते हैं। और आयन मंडल के बाद जो सबसे ऊपरी जो परत है वो बहिर्मंडल है। तो ज्योग्राफर्स ये बताते हैं कि बहिर्मंडल के ऊपर स्पेस, जिसे आप अंतरिक्ष कहते हो, तो यहाँ पर पूरे वायुमंडल की जो पूरी मतलब ऊंचाई बताई गई है वो 10,000 किलोमीटर बताई गई है। तो 10,000 किलोमीटर तक वायु की ये परतें हैं। अब इस वायु में केवल वायु नहीं है, याद रखना। ये वायु की जो परतें हैं, चाहे आपका क्षोभ मंडल है या आपका समताप मंडल है या आपका मध्य मंडल है या आपका आयन मंडल है या बहिर्मंडल है, ये केवल वायु की परतें नहीं हैं। ये पृथ्वी में वायु की जो ऊपरी परतें हैं इसमें केवल वायु नहीं है। तो इसमें सर है क्या इस पूरे में? तो याद रखना डियर, इसमें आपको पदार्थ मिलते हैं वायु में मिश्रित अवस्था में। और मिश्रित अवस्था में आपको ठोस कण मिलते हैं, ठोस पदार्थ मिलते हैं। ठोस पदार्थ के साथ आपको तरल पदार्थ मिलते हैं वायुमंडल में। और तरल पदार्थ के साथ आपको गैस पदार्थ मिलते हैं। जब मैंने आपको संरचना बताई थी वायुमंडल की तो तब बताया था मैंने आपको। तो इसका मतलब ये है कि वायुमंडल में बहुत सारे वायु के साथ मिश्रित अवस्था में बहुत सारे पदार्थ मिलते हैं, जिसमें आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठोस कण होते हैं। अब ठोस कण में हो सकता है इसमें धूल के कण हो, इसमें हो सकता है राख के कण हो, इसमें हो सकता है धुआं हो। तो मतलब बहुत सारे इसमें कण होते हैं वायु में मिश्रित अवस्था में। पदार्थ के रूप में आपको वायुमंडल में जलवाष्प मिलता है, वाटर वेपर्स। जल को जब आप बॉईल करते हो तो जल वाष्प बन जाता है। टिंकू कुमारी नमस्ते सर जी, नमस्कार डियर, आपका स्वागत है। सुनिएगा, जब आप वाटर को बॉईल करते हो या वाटर में हीट जब जनरेट करते हो, हीट का जब प्रवेश करवाते हो तो पानी गर्म होकर वाष्प बन जाता है। तो वायुमंडल में पानी जब आपके वाटर होगा उसमें जब हीट जनरेट की जाएगी तो वाटर वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, उसे जलवाष्प कहते हैं। तो वायु में मिश्रित अवस्था में मिलता है। और गैस पदार्थ के रूप में बहुत सारी गैस मिलती हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस के साथ ऑक्सीजन गैस का भी घनत्व मिलता है और ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा आर्गन है। ये प्रमुख आपके गैस मिलती हैं वायुमंडल। अब यहाँ पर वायु का जो दबाव है, ये दबाव केवल वायु का दबाव नहीं है। वायु के दबाव या वायु की जो डेंसिटी है यानी घनत्व है, उस घनत्व को ही वायु दाब कहते हैं। आज समझ आया होगा, पहले आप ऐसे पढ़ते थे। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सर जब यहाँ पर वायु में ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ और गैस जब मिश्रित अवस्था में रहेंगी तो वायु के लेयरों का दबाव पड़ेगा। तो दबाव सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहता है? तो वायु का ध्यान रखना, जो वायु का घनत्व है, वायु की जो डेंसिटी, एयर की जो डेंसिटी है, वो यहाँ पर क्षोभ मंडल में हाई मिलती है। लेकिन जैसे जैसे आप बहिर्मंडल या ऊपर की तरफ चलोगे, ऊंचाई पर जाओगे, तो यहाँ पर वायु का जो घनत्व होता है, उस वायु के घनत्व यानी एयर की जो डेंसिटी है वो लो मिलती है यानी कम मिलती है। तो कहने का अर्थ ये है कि क्षोभ मंडल में वायुदाब बहुत ज़्यादा होता है और बहिर्मंडल में वायुदाब बहुत कम होता है। इसका रीजन क्या है कि पृथ्वी के पास में गैसों का घनत्व ज़्यादा मिलता है वायु में। और याद रखना कि वाटर का जो घनत्व होगा, लेकिन वाटर को जब वाष्प में परिवर्तित कर देंगे तो उसका घनत्व कम होगा।
समझ रहे हो मेरी बात? तो सबसे ज्यादा दबाव में जो वायु में जो दबाव होता है, दबाव में अपनी महती भूमिका कौन निभाती है? गैसें। गैसों के कारण वायु दाब ज्यादा होता है। तो यहां पर लिखना, गैसों के कारण वायु का दबाव ज्यादा होता है। मतलब ठोस कण या तरल पदार्थ या ठोस पदार्थ या गैस, तो गैसों की भूमिका वायु दाब में बहुत ज्यादा होती है। एक बात ये क्लियर आ गई, समझ आ गई कि सर इसके कारण हम दबाव महसूस करते हैं, मतलब वायु का ये दबाव है, इसे वायु दाब कहते हैं, एयर प्रेशर कहते हैं। एयर प्रेशर में केवल वायु का दबाव नहीं होता, इसमें ठोस कण भी होते हैं, इसमें तरल पदार्थ भी होते हैं, इसमें गैस पदार्थ भी होते हैं। और सबसे ज्यादा भूमिका किसकी होती है? गैसों की होती है। अब यहां से हम शुरू करते हैं कि वायु दाब क्या है। पहला कॉन्सेप्ट है वो वायु दाब क्या है। देखो, वायु के भार, जो वायु का जो भार होता है, वायु के भार को वायु दाब कहते हैं, यानी एयर प्रेशर कहते हैं। अब इसमें क्या वायु का केवल आपकी हवा का भार है क्या? आप कहोगे कि नहीं सर, वायुमंडल में तो ठोस पदार्थ भी हैं, वायुमंडल में तो गैस पदार्थ भी हैं, वायुमंडल में तो तरल पदार्थ भी हैं। तो यहाँ पर विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है। तो यहाँ पर याद रखना, वायु प्लस विभिन्न पदार्थों का मिश्रण, पदार्थों का मिश्रण। और पदार्थ मैंने आपको बता दिए, पदार्थों का जो मिश्रण होता है, उस मिश्रण के दबाव को क्या कहते हैं भाई? वायु दाब कहते हैं। अब दूसरा विद्यार्थी के दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर वायु दाब क्यों होता है, वायु का दबाव क्यों होता है वायुमंडल में? क्योंकि वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैसों का घनत्व मिलता है। मतलब जब आप वायुमंडल की संरचना और संगठन पढ़ते हो तो आपको पता है कि सर वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78.08% है, और ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वायुमंडल में वो 20.94% है। तो इसका अर्थ ये है कि सर वायुमंडल में गैसों का घनत्व सबसे ज्यादा मिलता है, इसीलिए वायु दाब ज्यादा होता है। तो यहां पर वायु दाब क्यों है? तो वायु में गैसों का घनत्व ज्यादा है, इसी के कारण ये वायु दाब आपकी लोअर जो लेयर होती है इसमें आपको सबसे ज्यादा मिलता है वायु का घनत्व। यानी एयर की जो डेंसिटी है वो क्षोभ मंडल में ज्यादा मिलती है, और एयर की जो डेंसिटी है वो आपके बहिर्मंडल में कम मिलती है। क्योंकि लेयरों का जो दबाव पड़ता है ये वायु की ये लेयरें हैं, इनका जब दबाव पड़ता है क्षोभ मंडल पर तो इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। और यहाँ पर गैसें भी आपके जो भारी गैसें होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये आपके भारी गैसें हैं। अब वायु दाब कम और ज्यादा कैसे होता है? वायु दाब कम और ज्यादा कैसे होता है? तो अब हम आपको मेनली कॉन्सेप्ट बताते हैं कि ये ओरिजिनल में है क्या। आपने टेम्परेचर और वायु दाब में जब आप तुलना करोगे तो तुलना में आपको एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। आप कहोगे सर क्या दिखाई देगा? तो हम आपको बताते हैं। हमने यहाँ पर तापमान लिखा और हमने इधर की तरफ आपका वायु दाब लिखा, यानी टेम्परेचर और एयर प्रेशर, हमने दोनों चीजें आपके लिए लिख दी। अब जब आप इसको समझोगे तो आपको ये चीज समझ आएगी कि सर ओरिजिनली में हमने आज तक ये ऐसे तरीके से कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं किया। वो प्रॉब्लम आपकी हो सकती है, आपके मार्गदर्शक की हो सकती है, आपके शिक्षक की हो सकती है। देखो, बड़ी एग्जामों को क्रैक करने के लिए सब्जेक्ट की समझ होना जरूरी है।
और ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी अगर विद्यार्थी को समझ है तो वो एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाता है, और अगर विद्यार्थी को समझ नहीं है तो उसे एग्ज़ाम से हाथ धोना ही पड़ता है, ये निश्चित है। क्योंकि इसमें आप रट्टा नहीं मार सकते, और रटी हुई चीज़ें वर्तमान के पैटर्न के अकॉर्डिंग आती नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर वायु दाब कम और ज़्यादा कैसे होता है। यहाँ पर हम वायु दाब जो आपका एयर प्रेशर है वो लो कैसे होता है, और एयर जो प्रेशर यानी वायु दाब है वो हाई कैसे होता है, हम आपको बताते हैं। मेरी बात सुनना, किसी भी क्षेत्र का यदि मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, मैंने कहा यार इस क्षेत्र का जो टेम्परेचर यानी जो तापमान है वो हाई हो गया यानी उच्च हो गया, तो यहाँ का एयर प्रेशर लो हो जाएगा। आप मेरे से पूछोगे कि सर होता क्यों है, बेसिकली ये इसलिए होता है कि जब आप वायु में जब आप तापमान यानी हीट को जब जनरेट करते हो तो वायु हल्की हो जाती है। उदाहरण देता हूँ, आप गर्मियों के दिनों में कूलरों का उपयोग करते हो, लेकिन आपने पंप को नहीं चलाया, पानी के पंप को, और आपने मोटर को चलाया, तो जो आपका आपका कूलर है वो आपको गर्म हवा देता है, लेकिन आपकी बॉडी उतनी हवा को महसूस नहीं कर पाती। आप मेरे से पूछो सर इतनी हवा हमको महसूस क्यों नहीं होती, क्योंकि उस समय हीट ज़्यादा होने के कारण उस हवा में हीट का प्रवेश यानी तापमान का प्रवेश कराने के कारण वो हवा हल्की हो। उसी के साथ कंपैरिजन करना, मैंने क्या किया, मैंने कूलर के पंप चलाने के साथ साथ मैंने मोटर को चलाया, तो उस कूलर में जो हवा आएगी वो नमी लेकर आएगी। नमी लेकर का अर्थ है हवा ठंडी होकर आएगी, तो हवा ठंडी हो जाती है तो भारी हो जाती है वायु, और जब गर्म होती है तो हल्की हो जाती है। जब हल्की होती है तो ऊपर की ओर गमन करती है, और जब भारी होती है तो नीचे की ओर गमन करती है। आप काफ़ी बार फ्रूट्स खरीदने जाते हो, मापक इकाई है, जब तक उसके समान फ्रूट्स नहीं होते तब तक पलड़ा मापक इकाई का भारी रहता है और उसका हल्का रहता है, लेकिन जैसे ही फ्रूट्स उतने हो जाते हैं तो उसका डाउन हो जाता है। तो उसी प्रकार का ये कॉन्सेप्ट है। अगर किसी भी क्षेत्र का आपने तापमान बढ़ा दिया तो तापमान हाई करने के कारण वहां की वायु है ना वो गर्म हो जाती है। वायु क्या हो जाएगी, गर्म। तो यहाँ पर गर्म वायु, और गर्म वायु जो होती है वो हल्की वायु होती है। सुनना कैसी होती है, हल्की वायु, और इसीलिए हल्की वायु वायुमंडल में ऊपर की ओर गमन करती है, इसका कोई और रीजन नहीं है। हल्की होने के कारण वायु ऊपर की ओर गमन करती है, समझ गए। क्योंकि वायु में हमने हीट का प्रवेश करवा दिया, इसके कारण वायु हल्की हो गई, और हल्की होने के कारण ऊपर की ओर गमन करेगी। तो जिन क्षेत्रों का तापमान ज्यादा होता है वहां का वायु दाब हमेशा कम होता है, इसका रीजन ये है। अब हम अगला रीजन देखते हैं कि चलो सर हम ये बात करते हैं कि हमने किसी भी क्षेत्र का जो तापमान है यानी टेम्परेचर है वो टेम्परेचर सर हमने लो कर दिया, यानी उस क्षेत्र का तापमान कम हो गया, तो सर अब वायु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो किसी भी क्षेत्र के तापमान को जब आप कम कर दोगे तो वहां की जो वायु दाब होगा, वहां का वायु दाब एयर प्रेशर होगा, वो एयर प्रेशर आपका हाई हो जाएगा, यानी वायु का जो भार है वो बढ़ जाएगा। सर वायु का भार कैसे बढ़ा, तो अब हम आपको बताते हैं। आप जब बढ़ा यानी वायु, यहाँ का तापमान कम हुआ तो वायु ठंडी हुई, तो यहाँ पर ओरिजिनली में वायु क्या है, ठंडी वायु है, और ठंडी वायु आपके भारी वायु होती है। कैसी वायु होती है, भारी वायु होती है, और ये हमेशा नीचे की ओर गमन करेगी, नीचे की ओर गमन करेगी। वायु क्या करेगी, नीचे की ओर गमन करेगी।
तो हल्की यानी जो गर्म वायु होती है वो ऊपर की ओर गमन करती है, जो हल्की वायु होती है वो नीचे की ओर गमन करती है, और हल्की वायु जो होती है उसमें वायु दाब कम होता है, क्योंकि वायु के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वायु के जो जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे वो दूर दूर हो जाएंगे, तो दूर दूर होने के कारण वो ऊपर की ओर गमन कर जाएगी। भारी वायु में क्या होता है, वायु के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, और पास पास आने के कारण भारी जो वायु होगी वो नीचे की ओर गमन करेगी। इसका अर्थ ये समझे कि यहाँ का वायु तापमान जहाँ का कम होगा वहाँ, और जहाँ का तापमान ज़्यादा रहेगा वहाँ का वायु दाब कम रहेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सुनना क्या पूछा जाता है। वायु दाब में से 2 क्वेश्चन मैंने एग्जामों में देखे, चाहे पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो या लैब असिस्टेंट का दे रहे हो या जो भी आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हो, तो मैंने यहाँ पर विद्यार्थियों को कंफ्यूज होते हुए देखा है। एग्जामिनर ये पूछता है कि वायु दाब की मापक इकाई यानी मेजरमेंट यूनिट कौन सी होती है। एक आपसे पूछता है कि वायु दाब की मापक यंत्र यानी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है। इस क्वेश्चन को विद्यार्थी गलत करते हैं। क्या करते हैं? गलत करते हैं। आप मेरे से पूछोगे कि सर ये गलत क्यों करते हैं विद्यार्थी, इसका हम आपको रीजन बताते हैं, समझिएगा। वायु दाब को हमेशा मिली बार में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? मिली बार में। और अगर मिली बार में नहीं मापा जाएगा तो दूसरा जो इकाई है वो पास्कल है, ठीक है। लेकिन वायु दाब का जो मापक यंत्र है उसका नाम है बैरोमीटर। काफी बार एग्जामिनर क्या करता है कि बैरोमीटर की जगह बैरीमीटर दे देता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, बैरोमीटर या बैरीमीटर आपके वायु दाब की मापक यंत्र है, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। अब सर वायु दाब का मापन कैसे किया जाता है, जैसे कितना क्षेत्र लिया जाता है और उस पर मापन कैसे करते हैं, और वहां पर ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि आपका 1 मिलीबार वायु दाब है। मैंने आपसे कहा कि आप से 1 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा लीजिए, तो यहाँ पर इसका मापन कैसे किया जाता है। इसका जो मापन होता है वायु दाब का, वो क्या करते हैं, 1 मिलीबार के हिसाब से मापते हैं। अब सर 1 मिलीबार का कैसे पता लगेगा, यहाँ पर ये बताया जाता है ज्योग्राफर्सों के द्वारा कि आपने एक टुकड़ा लिया, आपने ये टुकड़ा ले लिया, ये टुकड़ा आपका 1 सेंटीमीटर का है। कितना है? 1 वर्ग सेंटीमीटर का है, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का ये टुकड़ा है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 ग्राम जो भार होता है उसके आधार पे इसका मापन किया जाता है। 1 ग्राम भार, 1 ग्राम भार के आधार पे इसका मापन किया जाता है। यहाँ पर याद रखना, इसको 1 मिलीबार में प्रदर्शित किया जाता है। 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा होता है, इस पर वायु का जो भार होता है उस भार को ही वायु दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं। अब एक सबसे बड़ी ये बात होती है कि सर हवाएं जो गति करती हैं उसमें वायु दाब का क्या भूमिका होती है, हवाएं गति कैसे करती हैं, इसका एक रीजन क्या है, और यहाँ पर जो समदाब रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं। देखो सुनिएगा, आपने ये समझा कि वायु दाब, जो आपका वायु दाब है इसमें वायु का दबाव यानी वायु का भार है, और हवाओं की गति के लिए वायु दाब बहुत महत्वपूर्ण कारक है। वो कैसे है वो समझिएगा। हवाएं जो गति करती हैं यानी वायु की जो गति होती है वो गति कुछ इस प्रकार से होती है। जैसे आपने काफी बार देखा होगा कि आपने 2 ग्लास लिए, एक ग्लास में आपने वाटर को फुल भर दिया
और दूसरे क्लास में वाटर को आधा रख दिया। अब समझिएगा, जैसे आपने 2 ग्लास लिए, समझना, आपने 2 ग्लास लिए, आपने इसमें तो पूरा वाटर भर दिया, यानी आपने इसमें तो पूरा पानी भर, इसके पास में आपने 1 गिलास और लिया और इसमें वाटर आधा भरा, यानी इसमें वाटर क्या है, आधा है। इसमें वाटर आपका यहां तक भरा हुआ। यहां पर आपने इस तरीके से इसमें एक नल लगा दिया। ये अब मुझे ये बताओ कि जब तक दोनों ग्लासों में पानी समान नहीं होगा तब तक ये पानी की गति होती रहेगी। और कैसे गति होगी, यहां पर सर फुल भरा हुआ पानी का गिलास है, वो कम भरे हुए पानी के गिलास में पानी डालेगा। उसी प्रकार से वायु में गति होती है। वायु में गति कैसे होगी कि जैसे ये एक्स स्थान है और ये वाई स्थान है, यहां पर जो वायु का जो दबाव है, यानी यहां पर जो वायु दाब है वो वायु दाब आपका उच्च है। ये वायु स्थान पर जो वायु दाब है, यानी जो आपका एयर प्रेशर है, वो निम्न है। अब सुनना मेरी बात को, मैंने क्या कहा कि ज्यादा भरा हुआ गिलास में कम भरे हुए गिलास में पानी जाता है। उसी प्रकार से यहां पर जो उच्च वायु दाब है, इससे निम्न वायु दाब की ओर हवाएं गति करेंगी। तो समझ गए, हवाएं गति कैसे करती हैं, जो आपके जहां पर उच्च वायु दाब है, उस उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवाएं गति करती हैं। तो आपको समझ आया होगा। तो वायु दाब के कारण ही हवाओं की गति होती है, क्योंकि जो निम्न वायु दाब होता है वो उच्च वायु दाब वाली हवाओं को आकर्षित करता है, अपनी ओर बुलाता है। समझ गए। अब अगला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो है आपको अब देखो, समान तापमान, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था जब टेम्परेचर पढ़ा रहा था, कि समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं, आइसोथर्म कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। आपने कहा कि सर ये तो हमें समझ आया, लेकिन ये होता कैसे है। अब हम आपको समझाते हैं कि आइसोबार बेसिकली ओरिजिनली में कॉन्सेप्ट देखना। ये मैंने क्या किया, ये लोकेशन, जैसे ये लोकेशन है, एक ये लोकेशन है, ये लोकेशन है, ये लोकेशन है, ठीक है। और इन सब का जो दाब है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5 मिलीबार, 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 और यहाँ पर लिखा 5 मिलीबार। लिख दिया कि इन सभी स्थानों का जो वायु दाब है वो 5-5 मिलीबार। ये स्थान अलग अलग लोकेशन पे, एक स्थान एक उस पर नहीं है। जैसे ये स्थान आपका W है, ये आपका X है, ये Y है, ये Z है, और ये अलग अलग स्थान है। इन अलग अलग स्थानों का वायुदाब समान है। स्थान अलग अलग हैं, समझना, स्थान सेम जगह नहीं है, स्थान अलग अलग लोकेशन पर हैं, लेकिन इनका जो वायुदाब है वो समान है। तो यहाँ पर इन सभी जो वायु स्थान हैं, रेखा के सहारे मिला देते हैं। तो इस मिलाने को ही समदाब रेखा के, क्या कहते हैं, समदाब रेखा कहते हैं। तो ये बेसिकली में ये आपकी समदाब रेखा होती है।
हो सकता है आज तक आपको समझ नहीं आया हो, लेकिन आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे। बात को आप समझ गए। दूसरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, दूसरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर दाब प्रवणता क्या होती है। क्वेश्चन बहुत बार, ये पिछली बार लैब असिस्टेंट में आया था दाब प्रवणता वाला, जिसे एयर प्रेशर ग्रेडेंट कहते हैं। ग्रेडेंट, ग्रेडेंट आपका दूसरा मेनली कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम क्या है, दाब प्रवणता। बेसिकली में ये एक बल होता है दाब प्रवणता, जिसे प्रेशर ग्रेडेंट के नाम से जाना जाता है। दाब प्रवणता होती क्या है, ये समझने वाली बात है। इसमें क्या है, चीजें जितना बेहतर तरीके से आप समझोगे उतने अच्छे तरीके से आपके क्लियर होंगे। मैंने कहा कि यार यहाँ का जो प्रेशर है, जैसे मैंने स्थान दे दिया एक्स स्थान दे, समझ रहे आप मेरी बात। इस एक्स स्थान का जो एयर प्रेशर है वो हाई प्रेशर है। अब हाई प्रेशर का अर्थ तो समझ गए, सर उच्च दाब है, यहाँ यहाँ का हाई प्रेशर है। और आप यार फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरर बनोगे या लैब असिस्टेंट बनोगे तो ऐसे तो नहीं बनोगे, विदाउट उसके तो समझे, विदाउट तो यहाँ पर आपको पता लगा कि सर यहाँ का हाई वाई स्थान का लो प्रेशर है। अभी मैं आपको बता रहा था कि जहां का हाई प्रेशर का अर्थ क्या है, कि वायु वहां की ठंडी है, वायु वहां की भारी है। जहां पर वायु भारी होती है, जहां पर वायु में गैसों का घनत्व ज्यादा होता है या गैसों का भार ज्यादा होता है, वहां का हाई प्रेशर होता है। अब यहाँ का हाई प्रेशर कब होगा, जब यहाँ का टेम्परेचर कम होगा। यहाँ का जो तापमान है वो तापमान लो है, यानी टेम्परेचर लो है, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हाई है। समझ आ गया होगा। अब देखो, ये समझने वाली बात क्या है, इसे दाब प्रवणता क्यों कहते हैं। सपोज करना, दाब प्रवणता अधिक कब रहेगी, मतलब दाब प्रवणता का अर्थ है कि वायु को आकर्षित करेगा। आकर्षित कब करेगा, एग्जाम्पल देते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 समझना क्या है। 1 ये कह रहा है एक्स स्थान का जो, इस स्थान का जो वायु दाब है वो हाई है, मतलब यहाँ का 5 मिलीबार है, कितना है 5 मिलीबार। और वाई स्थान का जो वायु दाब है वो यहाँ का 3 मिलीबार है। अब मुझे बताओ, एक्स और वाई स्थान के वायु दाब में ज्यादा अंतर नहीं है, मतलब यहाँ पर अंतर कम है। क्या है, अंतर कम है, यानी दोनों के वायु दाब में अंतर कम है। और हमेशा पवनें उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। जब ये पवनें चलेंगी, इधर 3 है इधर 5 है, तो 5 को आकर्षित करेगा 3, इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं करेगा जितनी मात्रा में करना चाहिए। ओरिजिनली में क्या है कि ये ज्यादा आकर्षण नहीं करता, अंतर कम होने के कारण यहाँ पर दाब प्रवणता कम होती है। दाब प्रवणता क्या होती है, कम होती है। मतलब ये एक वायु आकर्षण का एक बल है, वायु तीव्र गति से चलेगी, यहाँ पर कम तीव्र गति से चलेगी, तो वायु गति रहेगी। वायु की गति क्या रहेगी, गति धीमी रहेगी। हो गया होगा कॉन्सेप्ट, एक बात आपको समझ आ। अब एग्जाम्पल नंबर 2 को आप देखिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है कि एक्स स्थान का जो वायु दाब है वो 20 मिलीबार है, लेकिन वाई स्थान का जो वायु दाब है वो 5 मिलीबार है। अब मुझे बताओ, एक्स स्थान का वायु दाब ज्यादा है कि नहीं। यस सर, यहाँ का वायु दाब ज्यादा है। वाई स्थान का वायु दाब कम है। यस सर, यहाँ का वायु दाब कम है। तो अब समझने वाली बात है,
निश्चित तौर पे लैब असिस्टेंट या बनोगे तो ऐसे तो नहीं बनोगे विदाउट समझे को रट लिया चल गया काम। अब यहाँ पर आप समझना सर, यहाँ पर वायु दाब का अंतर ज्यादा है, मतलब ये है कि अंतर यहाँ पर क्या है, रेफरेंस हाई है यानी ज्यादा है। बताओ मुझे, दाब प्रवणता ज्यादा रहेगी। दाब प्रवणता को आप ऐसे समझो जो आकर्षित करता है पवनों को ज्यादा करेगा। यहाँ की दाब प्रवणता क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, यानी यहाँ पर आपके प्रेशर ग्रेडिएंट हाई रहेगा, फोर्स हाई रहेगा, तो ये एक्स स्थान की वायु को ज्यादा आकर्षित करेगा। यहाँ की वायु गति रहेगी, वायु तीव्र रहेगी, तीव्र रहेगी। ये क्वेश्चन पिछली बार लैब, लेकिन समझ होनी चाहिए क्वेश्चन, तब तो कर सकते हो, नहीं तो ताप प्रवणता को कल फिर गायब हो जाएगी, परसों रटोगे फिर दोबारा गायब हो जाएगी। इस तरीके से आप ताप प्रवणता। अब हम आगे चलते, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, स्थल पर वायु दाब का। मैं आपको समझाऊंगा, मैं रटाऊंगा नहीं, एक बात याद रखना, रटने वाला कॉन्सेप्ट हो तो कहीं और ही जाकर देख सकते हो। स्थल पर वायु दाब में अंतर क्यों मिलता है, इसका बेसिकली कारण क्या है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर हमें तो ये बताओ कि स्थल पर वायु दाब में अंतर क्यों मिलता है। सर हम पर्वतों में जाते हैं वहां पर वायु दाब में अंतर मिलता है, मैदान में आते हैं कम ज्यादा मिलता है, पठार में जाते हैं वहां पर अंतर मिलता है, और समुद्र तल पर आते हैं वहां पर अंतर मिलता है। सर कारण क्या है, अब हम आपको बताते हैं, कारण समझ लिया। कारण ये है मित्रों, माय डियर, बेसिकली आप देखिएगा, मैंने एक समानांतर एक सीधी रेखा खींची, ड्रॉ की है, और इस रेखा के सहारे इस तरीके से आपका समुद्रिक भाग है, इस समुद्रिक भाग के सहारे यहाँ पर एक रेखा लाइन ड्रॉ की जाती है। इस लाइन की खासियत क्या है, इसे समुद्र तल कहते हैं, समुद्र तल, जिसे सी लेवल के नाम से जानते हैं। ये समुद्र तल होता, इसका कार्य क्या है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। इसका कार्य इतना है, समुद्र तल क्या करता है कि यहाँ स्थल की तो ऊंचाई के बारे में जानकारी देता है, और सागर की गहराई के बारे में जानकारी देता है। मतलब यहीं से हम स्थल पर जितनी आकृतियां, चाहे पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, इनकी तो ऊंचाई के बारे में बताता है, और यहीं से आपके समुद्र जो गहराई होती है उसके बारे में आपको जानकारी। आपने कहा अच्छा सर, बेसिकली ये होता, इधर वाला जो भाग है इसे महाद्वीपीय मगन तट कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तल कहाँ पर होता है, महाद्वीपीय मगन तट के सहारे समानांतर रेखा होती है, तब समानांतर सीधी इसके सामने से समुद्र तल कहते हैं, सी लेवल कहते हैं। इधर की तरफ जब स्थल पर आओगे तो स्थल पर आपको इस तरीके, आपको पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय के बाद ये पठारी क्षेत्र में, और पठारी के बाद इस तरीके, आप समझ गए। सर ये तो है मैदान, क्या है, मैदान है, ये है सर पठार, मान लिया ये पठार है, और ये है सर पर्वत, और ये है आपका समुद्र। अब हमें आप एक बताइए, सभी जितने भी क्लास को देख, इसके ऊपर आपकी वायु है, इस तरीके से वायु में आपकी वायु, इस तरीके से वायु का फैलाव है, तब इन सभी स्थलाकृति पर वायुमंडल का फैलाव मिलता है।
ऐसे आपका वायुमंडल फैला। अब जिसकी ऊंचाई होगी वहां पर वायुमंडल का कम फैलाव मिलेगा, और जहां पर कम ऊंचाई होगी वहां पर वायुमंडल का ज्यादा फैलाव, वायु फैली हुई। अब मुझे बताओ कि वायु कौन सी परत परत का जो घनत्व है वो कम है। यहाँ पर वायु का जो भार है, वायु भार कम कहाँ पर है सर? पर्वत पर वायु भार कम है। पर्वत पर क्यों कम है? पर्वत का विस्तार यहाँ तक है, इतना ही वायु का दबाव इस पड़ रहा है, इतना नहीं पड़ रहा। यहाँ पर पर्वत पर कम पड़ रहा है, तो याद रखना पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय जो होते हैं वहां के वायु दाब हमेशा कम है। तो सबसे कम वायु दाब किसका मिलेगा? पर्वतीय क्षेत्र। अब यहाँ पर पठार को भी एक बार आप नोट कर लीजिए। पठार पे वायु का भार इतना पड़ रहा है, वायु का भार पड़ रहा है, मतलब पठार का पर्वत की तुलना में वायु दाब ज्यादा रहेगा। उसके बाद मैदान का वायु दाब सबसे ज्यादा रहता है। स्थल पर जो आकृति है उन सभी सबसे ज्यादा जो वायु दाब रहता है, सबसे ज्यादा किसका रहता है? मैदान का रहता है। लेकिन अगर ऑल ओवर सभी स्थलाकृति की बात करेंगे, सबसे ज्यादा मतलब वायु दाब का जो बेसिकली मापन किया जाता है, समुद्र तल का वायु दाब रहता है 1013.25 बार होता है, और समुद्र तल का वायु दाब सबसे ज्यादा होता है। समुद्र तल से वायु दाब का मापन किया जाता है, तथा समुद्र तल का सत वायु दाब, औसत वायु दाब 1013.25 बार होता। मतलब ऑल ओवर सभी की बात करोगे तो सबसे ज्यादा जो वायु का प्रेशर रहेगा वो समुद्र तल पर रहता है। अब बेसिकली जैसे ही हम ऊंचाई पर जाएंगे तो वायु दाब में कमी होती जाएगी। अब वायु दाब में ऊंचाई पर जाने पर जो कमी होने की जो दर है, जैसे ही आप ऊंचाई पर गए तो यहां पर लिखिएगा ऊंचाई पर वायु दाब में कमी होती है। अब यहां पर जैसे ही आप ऊंचाई पर जाओगे तो वायु दाब में कमी होगी। क्या होगी? कमी होगी। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तापमान गिरावट दर क्या होती है? और वायु दाब में ऊंचाई पर जाने पर गिरावट दर क्या होती है? अब यहां पर याद रखना कि तापमान कैसे गिरता है। जैसे ही आप ऊंचाई पर जाओगे, मतलब स्थल खंड समुद्र तल से जैसे ही आप हाइट पर जाओगे तो तापमान है वो कम हो, सिंबल है ये आपके डिक्रीज का है, यानी कम होना। और जब आप तो आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज कम हो जाएगा वायुमंडल में ऊपर जाने पर। वायुमंडल में जाने पर
तापमान में इस दर से गिरावट होती है। अब जरूरी नहीं है ये गिरावट केवल क्षोभ मंडल तक होती है, ये मैंने आपको वायुमंडल की संरचना और संगठन में बताया था। पवन कुमार लिख रहे हैं राम राम गुरुजी, नमस्कार डियर, स्वागत है। सपना गोयल लिख रहे हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, का भी स्वागत है। और जो भी विद्यार्थी लैब असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं, वैकेंसी आने वाली है, एग्जाम होगी, आप बैच को ज्वाइन कर लेना, लाइव बैच जल्द ही आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आपको समझ आया कि सर तापमान की गिरावट दर तो ये रहती है, लेकिन वायु दाब की गिरावट दर क्या होती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि एग्जाम में पूछी गई है, कॉन्सेप्ट आया हुआ है। तो 300 मीटर की जब आप हाइट पर जाओगे तो वहां पर 34 बार वायु दाब कम हो जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। मतलब नीचे की जो लेयर होती है, लेयर का अर्थ है कि जैसे ये लेयर L1 है, ये लेयर L2 है, ये लेयर L3 है। L1 L2 L3 ये सबसे ऊपरी लेयर है। ज्यादा यहाँ पर एयर जो प्रेशर रहेगा वो हाई कहाँ पर रहेगा, L1 में। लेकिन जैसे ही आप L2 L3 में जाओगे तो यहाँ L3 में जाके एयर प्रेशर लो हो जाए, यानी कम हो जाए। तो हाइट पर जैसे जैसे आप जाते जाओगे वैसे वैसे आपके वायु दाब में कमी हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वायु में घनत्व होता है वो क्षोभ मंडल में पर होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे, ये एक मैंने औसतन दर बताइए कि वायु दाब में कमी हो। अब औसत वायु दाब देखा जाए कि साहब औसत वायु दाब किसका होता है, औसत वायु दाब, तो औसत जो वायु दाब है वो 1013.25 मिली बार है। वायु दाब का मापन मिली बार में किया जाता है, एम। और औसत वायु दाब आपके समुद्र तल का माना जाता है। अब यहां पर बताते हैं कि जब आप 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाओगे, 5 किलोमीटर की हाइट पर जाओगे, औसत वायु दाब का आधा हो जाएगा। औसत वायु दाब का आधा हो जाएगा तो एवरेज जो एयर प्रेशर है उसका आधा कितना होगा, 500। मतलब ये है 500 मिलीबार वायु दाब, मतलब यहाँ पर वायु दाब क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, 5 किलोमीटर की हाइट पर गए हो। और जब आप 11 किलोमीटर की हाइट पर चले जाओगे, फोटोग्राफर्स बताते हैं कि इसका 1/4 हो जाए औसत वायु दाब। यहाँ पर भी वायु दाब क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, यहाँ पर 250 बार ही रह गया। कहने का अर्थ ये है कि समुद्र तल पर वायु दाब 1013 मिलीबार था, लेकिन समुद्र तल से जैसे ही हम ऊंचाई पर गए, ऊंचाई पर जाने पर 5 किलोमीटर की हाइट पर वायु दाब 500 हजार, और 11 किलोमीटर की पर 250। ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडल में पर जाने पर वायु दाब में इस दर से कमी, ये मैंने सभी दरें लिख दी हैं, और ये सभी आपके एग्जाम में रिपीट हुई, एक से अधिक बार ये क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अब मेरी बात आप समझ गए, समझा। अब हम आगे चलते हैं, और आगे बेसिकली कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा है, और कॉन्सेप्ट को समझना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वो क्या है वो हम आपको बता, चलिए नेक्स्ट उसमें चलिए। यहाँ पर देखना, मैंने एक स्थल खंड का ये टुकड़ा लिया, स्थल खंड का इधर की तरफ फिर से मैंने एक स्थल खंड का टुकड़ा,
अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है समदाब रेखा कहते हैं। इस स्थल खंड पर इस तरीके से आपके समदाब रेखाएं एक से अधिक, इस स्थल खंड पर एक से अधिक समदाब रेखाएं, ये समान दाब वाले स्थानों को मिला। तो आपने कहा कि सर चलो कहां पर ये लोकेशन है, का दाब क्या है, सबका समान, यहाँ पर भी दाब क्या है, समान। लोकेशन अलग अलग हो सकती है, अलग अलग स्थानों पर का दाब समान है तो आप अब पहली बात तो याद रखना कि हो सकता है ये पूरी जो रेखा है समदाब रेखा, सर फर्स्ट ग्रेड ईयर इसका कोर्स पूरा एप्लीकेशन पे है, ठीक है पवन। अब सुनना, ये यहाँ पर ये आपके समदाब रेखाएं हैं। जैसे मान लो इस रेखा का जो वायु दाब है वो 5 मिलीबार है, इसका जैसे 10 मिलीबार है, इसका 15 मिलीबार है, इसका 20 मिलीबार है, इसका 40 मिलीबार है, इसका 50 मिलीबार है और इसका 60 मिलीबार, ठीक है। अब ये सभी समदाब रेखाएं हैं और ये एक स्थान पर लगभग आपके एक से अधिक समदाब रेखाएं हैं। इसी की तुलना आप दूसरे स्थान से कीजिए, इसमें केवल दो ही समदाब रेखाएं हैं। जैसे एक तो ये समदाब रेखा है, इसके अलग अलग लोकेशन पर, मतलब लोकेशन अलग अलग हो सकती है, स्थान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दाब वायु दाब है समान रहेगा। हो सकता है इसका जो वायु दाब है वो आपके 5 मिलीबार हो और इसका वायु दाब आपके 10 मिलीबार हो। आप मेरी बात को अब समझना, मुझे ये बताओ आपकी किसमें दाब प्रवणता ज्यादा है। मैं क्वेश्चन ये पूछने वाला हूं कि किसमें ज्यादा है, मुझे बताओ ज्यादा अंतर किसमें है। बोले सर 5 का अंतर है, फिर इसमें 5 का है, फिर सर इसमें 5 का है, फिर इसमें 5 का है। ज्यादा अंतर किसमें है भाई, वायु दाब में ज्यादा अंतर किसमें होगा, जिसमें समदाब रेखाएं ज्यादा होंगी, यानी समदाब रेखाएं ज्यादा है। जहां किसी क्षेत्र में समदाब रेखाएं एक से अधिक हैं तो वहां पर वायु दाब में ज्यादा अंतर होगा, और जब जहां पर ज्यादा अंतर होगा वहां पर दाब प्रवणता भी क्या होगी, यानी दाब प्रवणता भी आपके ज्यादा मिलेगी। और जहां की दाब प्रवणता ज्यादा होगी तो वहां पर वायु तीव्र गति से गमन करेगी, तीव्र गति से गमन क्यों करेगी। मुझे ये बताओ आपकी ये हाई प्रेशर है तो ये इसको आकर्षित कर रहा है, ये इसको 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 कर रहा है, तो बताओ वायु की गति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। यस सर बढ़ रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि यहां पर वायु दाब में अंतर कम है। क्योंकि मुझे बताओ कि 5 ही मिलीबार का अंतर है, इसमें तो बहुत सारे मिलीबार का अंतर है। अब जब इसमें 5 ही मिलीबार का अंतर, तो वायु दाब में जब अंतर कम होगा तो आपके समदाब रेखाएं ज्यादा हैं या कम। यहां पर आपको पता लगा कि सर आइसोबार लाइन समदाब रेखाएं कम है, और जहां पर वायु दाब में अंतर कम होगा वहां पर समदाब रेखाएं भी कम होंगी, और जिस किसी क्षेत्र में समदाब रेखाएं कम होंगी वहां पर
दाब प्रवणता भी कम रहेगी, यानी एक बल है, दाब प्रवणता भी क्या रहेगी, कम रहेगी। दाब प्रवणता बल है, यानी आकर्षण करना, हवाओं को आकर्षित करना। हाई प्रेशर को लो प्रेशर आकर्षित करता है कि आजा मुझसे मिल जा, अरे करता है कि नहीं करता? मुझे ये बताओ कि अगर कोई महिला सुंदर होती है, आपसे बात कर रहा हूं, सुनिए, कोई लड़की ब्यूटी है, तो बताओ उसका आकर्षण बिंदु ज्यादा होगा या कम होगा? सर ऑब्वियसली ज्यादा होगा, आकर्षित करेगी ना। अब कोई लड़की सुंदर कम है, तो आकर्षण बिंदु कम होगा कि नहीं? यस सर, यहाँ का आकर्षण बिंदु ज्यादा है क्योंकि वायु दाब में अंतर ज्यादा है। यहाँ पर अंतर केवल 5 मिलीबार का है, वायु दाब में अंतर कम है, इसलिए समदाब रेखाएं कम है। और दूसरी बात, दाब प्रवणता कम है। दाब प्रवणता है कि हवाओं को आकर्षित करना, समझाया था। जहां पर वायु कैसे चलेगी, वायु धीमी, वायु गति धीमी। समझ आ गया हो? इसके बाद दुनिया, यही तो एम के सर का पढ़ाने का अलग तरीका है कि विद्यार्थी के दिमाग में आप शब्द की समझ तो डालो। भाई वो लेक्चरर आगे जाके विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला है, क्या वो इस तरीके से पढ़ाएगा क्या? नहीं, कभी। कॉन्सेप्ट की समझ को समझो। आपको ऐसा सब्जेक्ट बात आप समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन, आप यहाँ पर लिखिएगा, वायु दाब एवं तापमान में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। अब आप मेरे से पूछो सर, व्युत्क्रमानुपाती जो संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध, मतलब इसके भी विपरीत संबंध होता है। क्या होता है? विपरीत संबंध। अब मेरे से अभी, सर विपरीत संबंध कैसे होता है? संबंध इस तरीके से होता है, जैसे आप किसी क्षेत्र की जब आप बात करोगे, अगर जहां का वायु दाब, याद रखना कि एयर प्रेशर और जो तापमान यानी टेम्परेचर, अगर किसी क्षेत्र का वायु दाब प्लस है, वहां का तापमान माइनस हो जाएगा। और जहां का वायु दाब माइनस है, तो वहां का तापमान, मतलब तापमान किसी क्षेत्र का कम रहेगा, तो वहां पर वायु ठंडी मिलेगी या तो भारी मिलेगी, तो वायु का दबाव ज्यादा होगा। और जहां का तापमान ज्यादा है, वहां पर वायु गर्म मिलेगी यानी हल्की मिलेगी, वहां का वायु दाब कम होगा। यानी संबंध होता है वायु दाब और ताप। ठीक है, अब आगे हम आपको देखें, आपके वायु दाब को प्रभावित करने वाला कारक कौन, समझना। अब वायु दाब को कारक कौन, आपको ये बार में समझ करने, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वायु दाब को प्रभावित करते हैं?
तो पहला जो कारक है वो तापमान, ताप यानी टेम्परेचर भी वायु दाब को प्रभावित, अभी हम आप प्रभावित। मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि किस तापमान, वहां पर वायु गमन करती है, और जब वायु में तापमान प्रवेश करेगा तो वायु के मॉलिक्यूल्स यानी एयर के मॉलिक्यूल आसपास, और जब एयर के मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे, इससे आप एक अनुमान लगा सकते हो, सर यहाँ पर वायु हल्की हो रही है, और जब वायु हल्की हो रही है वायु ऊपर की ओर गमन करेगी। तो समझ आया? अब मैंने किसी क्षेत्र का तापमान कम कर दिया, यानी टेम्परेचर कम। अब टेम्परेचर जैसे ही मैं कम करूंगा वैसे ही आपको समझ आ जाएगा, सर एक आसपास, मतलब वायु में जैसे ही तापमान कम, वायु ठंडी होगी, ठंडी होगी तो वायु संघनित होगी, संघनित होगी तो वायु का दबाव ज्यादा हो जाएगा, तो वायु भारी हो जाएगी, वायु दाब वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पे समझने की बात यह है, होगा सुनिएगा, तापमान उच्च है, क्या है? तापमान किसी, यानी तापमान हाई करते ही वायु गर्म हो। अब वायु जो गर्म है, उस वायु गर्म में जब आप वायु गर्म होगी तो वायु हल्की, हल्की होगी तो वायु के भार में कमी हो। और जब वायु के भार में कमी होगी तो वहां पर वायु दाब क्या रहेगा? कम रहेगा। तो समझ आ, तो जहां भी रेगिस्तानी क्षेत्र है वहां पर टेम्परेचर हाई होता है, वायु को गर्म करता है, वायु ऊपर की ओर गमन करती है और वायु हल्की हो जाती है, और वहां का वायु दाब कम रहता है। अब उसी स्थिति में हम बात करते हैं कि जो आपका तापमान है वो तापमान कम हो गया किसी, यानी ठंडे क्षेत्र, तो वायु क्या हो जाएगी? वायु ठंडी हो। अब वायु जब ठंडी हो गई तो वायु भारी हो गई, वायु क्या हो गई? भारी हो गई, यानी वायु के मॉलिक्यूल पास पास आ गए, इसके भार में क्या हो गई? और जब वायु के भार में वृद्धि हो गई तो वृद्धि के कारण भैया वायु का दबाव ज्यादा हो गया, तो वायु दाब क्या हो गया? वायु, इस प्रकार से तापमान आपके वायु दाब को प्रभावित करता है। दूसरी बात कर, दूसरा मैंने बताया प्रभावित करने वाला कारक कौन, पर क्यों कारक है? जलवाष्प और गैस। सर ये प्रभावित कैसे करता है? आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आएगा ही कि सर ये प्रभावित कैसे करता है। हम आप बड़े ध्यान से, मैंने कहा जल के अंदर में हीट को प्रवेश करा दे, मैंने क्या पानी भरा और मैं जैसे जैसे उसमें हीट प्रवेश करेगी वैसे वैसे पानी वाष्प के रूप में परिवर्तित, मतलब पानी का घनत्व ज्यादा था लेकिन जैसे ही वाष्प बना तो कमी। इसके मतलब सर्व, जब आपके जो वायु है
उस वायु में अगर मान लो जलवाष्प का मिश्रण है, का मिश्रण, जलवाष्प का मिश्रण, तो जल में, जलवाष्प में जल है, और यानी वाष्प यानी हीट, यानी जल और ऊष्मा दोनों चीजें हैं। और जब ये वायु के साथ मिक्स होगी तो वायु को क्या करेगी भाई, गर्म करेगी। क्या करेगी, गर्म करेगी। और जब वायु को गर्म करेगी तो यहां पर वायु क्या होगी, वायु क्या होगी, हल्की होगी। और जब वायु हल्की होगी तो उसका वायु दाब कैसे, समझ गए। तो जिन क्षेत्रों में वायु के साथ जलवाष्प होता है उसे कहते हैं वाष्प, वाष्पीकरण। अब यहां पर वायु के साथ जलवाष्प कब मिक्स होता है, उस क्रिया को कहते हैं वाष्पी, उस क्रिया को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन क्रियाएं कब होती हैं, जल क्षेत्रों में वाष्पीकरण होता है, में जल स्रोतों में वाष्पीकरण होता है। जैसे ही जल में आप हीट को प्रवेश कराओगे तो वो आपके वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर ऊपर की ओर वायु हल्की हो जाएगी। और जिन क्षेत्रों में वनस्पति क्षेत्र होते हैं, क्षेत्रों में वनस्पति से जल वायु ग्रहण करते हैं, प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन का। लेकिन दूसरी बात, दूसरी स्थिति में हम गैस की बात करते हैं। गैसों में क्या है कि कुछ भारी गैसें हैं, गैसों में जैसे आपकी नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन वायुमंडल में 70% मिलती है पूरे वायुमंडल में अगर आप सर्वे करोगे। उसके अलावा ऑक्सीजन, पूरे वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है उसकी मात्रा मिलती है 20%। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, अब अगर वायु के साथ गैसों का मिश्रण मिल रहा है, तो हमेशा वायु को ठंडा करती है। क्या होती है, वायु ठंडी होती है, और ठंडी होते ही वायु भारी होती है, और भारी होती है गैसों। इस तरीके से जलवाष्प और गैस से आपके वायु दाब को, ये आज की क्लास में हमने पूरा कॉन्सेप्ट देखा। आप सभी जो विद्यार्थी जो फिर हम क्लास में, थैंक यू सो मच, क्लास को